हाँ बच्चों, तो अपन ने प्रेशर की बातें देख ली थी, एक्सेस प्रेशर। तो एक्सेस प्रेशर डेल पी बराबर, कल अपन ने एक बात देखी थी बच्चों, एक्सेस प्रेशर क्या था? डेल पी एक्सेस। बोलो, वो तो 2T/R या 4T/R। नॉर्मल लिक्विड के लिए 2T/R और नॉर्मल बबल के लिए और सोप बबल के लिए 4T/R। याद आ गया क्या बच्चों? हेलो, अब सुनना ध्यान से। ये तो अपन ने सिर्फ स्फेरिकल बबल का डेरिवेशन किया था कल क्लास में, स्पेशली फॉर स्फीयर। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो, जैसे एक सिलेंड्रिकल लिक्विड दे दिया, लिक्विड को सिलेंड्रिकल फॉर्म में, और बाहर प्रेशर P नॉट है तो अंदर प्रेशर बताओ, तो ये बात तो होता है जिधर केम होती है उधर ज्यादा, तो ये बात तो होता है पीए ज्यादा होगा। हेलो, पीए ज्यादा होगा, ये बात तो होता है लॉजिकली P नॉट से, लेकिन कितना ज्यादा होगा ये नहीं पता। ओके, तो पीए विल बी ग्रेटर, यस, कोई दिक्कत नहीं इसमें, लेकिन कितना ज्यादा ये नहीं पता। बोलो, क्योंकि हमने ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं जिसमें ऐसा हो। याद है, हमने तो स्फेरिकल बबल के लिए एक स्पेशल डेरिवेशन किया था। सर यहां कैसे क्या करेंगे? या तो बेसिक से पूरा डेरिवेशन करो। अब यार अलग अलग कितनी चीजों के लिए मैं डेरिवेशन करूंगा? तो बच्चों देखो, एक इस टाइप की है जिसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग हो, ऐसी सरफेस के लिए एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला होता है इसके लिए। लो, मैं डेरिवेशन नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं। हेलो, ये अलग अलग रेडियस, इसकी रेडियस अलग है R1, इसकी अलग है R2, ये दो इसमें, तो अंदर से प्रेशर बाहर की तुलना में ज्यादा होगा, तभी तो सरफेस टेंशन को काउंटर बैलेंस करेगा। देखो दोनों तरफ सरफेस टेंशन लग रहा होगा यार, सब तरफ। हेलो, ये तो सरफेस टेंशन इस पूरी मेम्ब्रेन को अंदर खींच रहा होगा, तो अंदर वाला प्रेशर ज्यादा होगा, तभी तो जाके वो काउंटर बैलेंस करेगा, जैसे स्फेरिकल बबल में किया था। ओके, हेलो, यस सर। तो इस टाइप की कोई, अब मैं इसका डेरिवेशन नहीं कर रहा हूं, लंबी चौड़ी रामायण हो जाएगी, ये जेई लेवल की बात है। ओके, अच्छा सुनना, फिर भी तुम्हें फॉर्मूला बता देता हूं ताकि कभी तुम्हारा क्वेश्चन आए तो देखो, अगर ये दो रेडियस वाली सरफेस है कोई, है ना, इस टाइप से R1 R2। ओके, तो बच्चों इधर देखना हो R1 R2, तो अंदर से जो एक्सेस प्रेशर होता है डेल पी एक्सेस, उसका ये जनरलाइज फॉर्मूला जो आता है बच्चों, जनरलाइज फॉर्मूला वो आता है T1/R1 + 1/R2। दिस इज द जनरलाइज फॉर्मूला। ओके, इन जनरल ये होता है, इसमें हर चीज कवर हो गई। ठीक है, तो मैं थोड़ा साफ लिखता हूं इधर देख। अगर दो अलग अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर हो दोनों तरफ, तो डेल पी एक्सेस कितना होता है बच्चों? डेल पी एक्सेस T1/R1 + 1/R2। दिस इज द एक्सेस प्रेशर। अब इसमें अपने आप पी आर वेरी करते जाओ, सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। जैसे देखो, अगर मैं स्फीयर की बात करूं, स्फेरिकल बबल की, तो दोनों तरफ R रेडियस हो जाएगी। हेलो, दोनों तरफ बिल्कुल कर्वेचर, यार स्फीयर में तो सब तरफ कर्वेचर होती है ना बच्चों। ये देखो, इधर भी कर्वेचर होती, इधर भी कर्वेचर होती। बोलो, यू भी आर होती और यू भी आर होती, यू भी आर और यू भी आर। हेलो, आगे पीछे दोनों तरफ आर, तो मैं तो आर आर सेम रखूंगा, तो देखो अपने आप 2T/R आ गया। हेलो, ये लिक्विड के लिए अलग अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर वाले लिक्विड के लिए, जिसमें आगे और पीछे की रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 R2 मान ली। अगर फिल्म होगी तो या 2 आ जाएगा, 2T 1/R1 + 1/R2। फिल्म में यार दो सरफेस होती है, तो डबल आंसर आता है। जैसे सोप फिल्म थी, सोप बबल और एक लिक्विड बबल, तो सोप बबल में फिल्म टाइप बनती है, दो इनर और आउटर, दो स्फीयर बनते हैं। लिक्विड में एक ही मेम्ब्रेन बनती है, आउटर। हेलो, यस सर। हाँ, तो ये आ जाएगा बच्चों 1/R1 + 1/R2। ओके, बोल बेटा, अब आ जाओ। अब आ जाओ सिलेंड्रिकल के लिए, तो सिलेंडर के लिए देखो, इधर देखो, एक तरफ तो R रेडियस और एक तरफ फ्लैट है। ये देखो ना, इसकी U बनेगी ना, ये देखो U। नहीं समझ आ रही? लो, ये U देखो, एक तरफ तो R और एक तरफ, ये देखो R1 जिसको मैंने बोला वो 0 है। हेलो, ये इनफाइनाइट, 0 क्यों? इनफाइनाइट फ्लैट है ना, इनफाइनाइट। और R2 ये R है। हेलो, तो बोलो एक रेडियस ऑफ कर्वेचर R है और एक इनफाइनाइट फ्लैट सरफेस है। तो अब बताओ इसमें एक्सेस प्रेशर कितना आ जाएगा? तो एक इनफाइनाइट और एक R रखो, तो T/R। हेलो, तो सिलेंड्रिकल लिक्विड के अंदर नहीं समझ में आया क्या? ओके, तो T/R एक्सेस प्रेशर होता है सिलेंड्रिकल लिक्विड के अंदर। ओके,
क्योंकि एक रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट हो गई और एक आर। बोल मेरे बच्चे, क्लियर है? चलो, तो ये बच्चों स्टार मार करके नोट कर लो, तुम्हारे लिए कल जो पढ़ाया उससे नई चीज है। ओके सर, तो सर समझ में आ गया बिल्कुल कि जनरलाइज फॉर्मूला ये होता है, ये जनरलाइज फॉर्मूला ये होता है। कल अपन ने जो पढ़ा वो स्पेयर के लिए था, स्पेशल फॉर्मूला था वो, तो इसका सॉल्यूशन ये हो गया, ये रहा, ये फॉर्मूला यूज करा, उसमें R1 बराबर R रख दिया और R2 बराबर इनफाइनाइट। ओके, इधर वाली यार यू देखो तो कोई है कि एक इनफाइनाइट एक प्लेट है ऐसे। ओके, R1 बराबर R और ये इनफाइनाइट। ओके यार, ठीक है बेटा। हेलो, ये लिक्विड मेरे हिसाब से समझ में आ गया आपको। करो, नोट करो इसको फटाफट, फास्ट जल्दी करो, फिर अगला क्वेश्चन ये हटा दो इसको फर्स्ट वाले को। हेलो बोलो, हाँ चलो अगला देखो, ये इसमें बताओ, प्रेशर कंपेयर करो। ये सरफेस को ध्यान से देखना, एक ज्यादा कर्ड दी है और एक कम कर्ड दी है, दो प्लेटों के बीच में से लिक्विड फंसा हुआ है, यानी उसे मतलब ट्यूब के अंदर, सिलेंड्रिकल ट्यूब में लिक्विड है। तो आपको ये बताना है किधर प्रेशर कितना ज्यादा है, किधर ज्यादा है। ये एक पैक ट्यूब है, अंदर कुछ गैसें भरी हुई है और उसकी वजह से कुछ प्रेशर क्रिएट हो रहा है और सरफेस ऐसी बन गई लिक्विड की। ये लिक्विड ऐसा नजर आ रहा है, ये देखो थोड़ा फ्लैट है और ये कर्वेचर ज्यादा है। बोलो, तो क्या मैं बोल दूं बच्चों, इधर देखो, इधर इधर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, और मैं बोलता बच्चों यहां थोड़ी फ्लैटनेस ज्यादा है। बोलो, तो बोलो यार रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, देख लो आपको नजर आ रही होगी साफ साफ, और ये बड़ी रेडियस है। हेलो, ये देखो ना बच्चों, थोड़ी फ्लैटनेस ज्यादा है, ये तो लगभग इनफाइनाइट की तरफ जा रही है, फ्लैट होती जा रही हो। हेलो, अब देखो इसका रिलेशन दोनों से बनेगा, तो बताओ P2 और P3 में कौन ज्यादा होगा? तो P3 जिधर K बनती उधर ज्यादा है। हेलो, और P2 और P1 में कौन ज्यादा है? P1, क्योंकि उधर भी K बन रही है, तो P1 भी P2 से ज्यादा और P3 भी P2 से ज्यादा। ओके, हेलो, यस सर। कौन ज्यादा ज्यादा है, किसका एक्सेस प्रेशर ज्यादा ज्यादा है, या कौन ज्यादा ज्यादा है? तो मतलब जिसकी रेडियस कम है वो ज्यादा ज्यादा होता है, 2T/R। हेलो, जितनी रेडियस कम उतना एक्सेस प्रेशर अधिक होता है। हेलो, तो रेडियस किसकी कम है बताओ? इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो मतलब रेडियस किसकी कम है? तो मतलब P3 ज्यादा ज्यादा होगा, P3 would be greater than P2। हेलो, P3 is greater than P1। P1 और P3 में P3 ज्यादा ज्यादा होगा क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, शार्प स्फीयर बन रहा है वहां। हेलो, हेलो, यस सर। तो मैं बोलता हूं P3 सबसे ज्यादा, देन P1 और P2 सबसे कम। हेलो, क्योंकि P2 से तो दोनों ज्यादा थे, तो P2 सबसे कम होगा और P3 सबसे ज्यादा होगा। बोलो मेरे बच्चों, मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपके। तो अलग अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर हो तो कैसे सोचते हैं? ओके, हेलो, ओके, तो सर ये तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब सर आप तो कॉन्टैक्ट एंगल और कैपिलरी एक्शन और ये सारी बातें बताओ। ओके, तो आ जाओ कैपिलरी एक्शन और कॉन्टैक्ट एंगल देखते हैं, ठीक है? अच्छा, उसमें कुछ आपको कॉन्टैक्ट एंगल ध्यान में रखने पड़ेंगे, ठीक है? चला, इधर देख, हेडिंग डालते कॉन्टैक्ट एंगल। हाँ बच्चों, अब सुनना, सरफेस को लिक्विड भिगोएगा या नहीं भिगोएगा, वेटेबिलिटी भी इसी से पता पड़ती है। ओके, देखो एक्चुअल में होता क्या है, अगर आप किसी भी, जैसे मान लो मैंने ले ली ग्लास सरफेस, है ना, ये ग्लास है ना, अच्छा, और यहां पे डाल दिया लिक्विड। अब लिक्विड इस टाइप से फैलेगा,
या इस टाइप से अपनी शेप में रहेगा, है ना। ये सब डिपेंड करता है उसके कोहेसिव और एडेसिव फोर्सेस पे। सर व्हाट इज कोहेसिव एंड व्हाट इज एडेसिव, तो आपको शायद मैंने बताया भी था। कोहेसिव फोर्स क्या होता है, एडेसिव। कोहेसिव होता है बच्चों सेम मटेरियल के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स, सेम मटेरियल के मॉलिक्यूल के बीच में आपस में लगने वाला फोर्स, दैट इज कोहेसिव। और एडेसिव क्या होता है बच्चों, तो एडेसिव होता है बच्चों सॉलिड लिक्विड, मतलब अपोजिट डिफरेंट मटेरियल के बीच में लगने वाला कॉन्टेक्ट फोर्स या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, तो एडेसिव जैसे यहाँ पे देखो, जैसे मान लो ये कोई लिक्विड है, तो वो सॉलिड, ये जो सॉलिड और लिक्विड सरफेस टच में है, तो ये लिक्विड पे ये सॉलिड जो फोर्स लगाएगा दैट इज एडेसिव। हेलो, और ये आपस में जो फोर्स लगाएगा दैट इज कोहेसिव। ओके, तो सेम मटेरियल के बीच में लगने वाला कोहेसिव, सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला कोहेसिव, और डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला एडेसिव। हेलो, अच्छा अब सुनो, एक बता, जो पोलर सब्सटेंस होता है उनका कोहेसिव फोर्स ज्यादा खतरनाक होता है। एक नॉन पोलर से पोलर सब्सटेंस का कोहेसिव फोर्स ज्यादा खतरनाक होता है। जैसे वाटर, वाटर इज ए पोलर मीडियम, अच्छी खासी सरफेस टेंशन होती है उसकी, क्यों देखो, और जितने कोहेसिव फोर्स ज्यादा होंगे उतनी सरफेस टेंशन ज्यादा होती है बच्चों। अरे सरफेस टेंशन होती किस वजह से, कोहेसिव फोर्स से ही तो होती है यार। क्या है सरफेस टेंशन, मॉलिक्यूल का अपनी तरफ खींच के अपनी सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने की प्रॉपर्टी, याद है, मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करना। तो जितने ज्यादा पोलर सब्सटेंस होंगे उनका कोहेसिव फोर्स उतना खतरनाक होगा और उसकी सरफेस टेंशन उतनी ही ज्यादा होगी। ओके, हेलो, और आप बहुत अच्छे से समझते हो वाटर इज ए वेरी गुड पोलर मीडियम, तो वाटर का कोहेसिव फोर्स बड़ा खतरनाक होता है, इसीलिए उसकी सरफेस टेंशन ऐसी होती की नजर आती है। ओके, जैसे निडल का नहीं डूबना, पानी में तैरना, धीरे से निडल रखते तैरती है, थोड़ा धक्का दे दोगे तो डूब जाएगी, क्योंकि एक्चुअल में निडल के मटेरियल का डेंसिटी ज्यादा होता है पानी से, तो वो बॉयंसी फोर्स की वजह से तैरा, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि निडल भारी है तो डूबेगी डूबेगी। सर फिर वो धीरे से रखने में क्यों तैर रही, ड्यू टू सरफेस टेंशन। निडल का वेट इतना कम है कि सरफेस टेंशन ने उसको बैलेंस कर दिया। याद है, मेम्ब्रेन बन गया, ऊपर की तरफ 2TL फोर्स लग गया दोनों तरफ। हेलो, बताया था मैंने, बोलो। Yes, sir. जब तुम बाहर निकालने की कोशिश करते हो तो वो मेम्ब्रेन नीचे की तरफ खींच जाती है। बोलो, क्योंकि बाहर निकालो तो वो मेम्ब्रेन नीचे धक्का देती है, तो आपको 2TL प्लस mg के बराबर फोर्स लगाना होता है। तो अल्टीमेटली क्या होता है बच्चों, सारा गेम होता है कोहेसिव और एडेसिव फोर्सेस का। तो कोहेसिव फोर्सेस पोलर मीडियम में ज्यादा होता है। ओके, फिर अपन इंप्योरिटी वगैरह मिलाते हैं, तो इंप्योरिटी अगर सोल्यूबल होती तो अलग हिसाब होता है। और ये जैसे डिटर्जेंट है, बताओ क्या करता है, अपन जो सर्फ वगैरह मिलाते हैं उसमें डिटर्जेंट मिलाते हैं, इसमें क्या बोलते हैं अपने, इसमें पानी में, तो बताओ सरफेस टेंशन बढ़ती है घटती है, घटती है। पता है सरफेस टेंशन घटने से, अभी मैं बताऊंगा, सरफेस टेंशन या कोहेसिव फोर्स घटने से मैं बोलूं वाटर अपने शेप में नहीं रह पाता। और वाटर याद है, जैसे पत्ते पे, याद है मैंने बताया था एक एग्जांपल देके आपको कि पेड़ के पत्ते पे तो पानी अपनी शेप में रहता है, क्योंकि वहां के एडेसिव फोर्स से कोहेसिव फोर्स ज्यादा होते हैं उनके, तो वाटर का कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है, पत्ते और वाटर के बीच के एडेसिव फोर्स है, तो वो अपनी शेप मेंटेन रखता है। वो भी और समझाऊंगा मैं कॉन्टेक्ट एंगल से। ओके, अब अगर ऐसा अगर वो कपड़ों के साथ भी करेगा, कपड़ों के साथ भी अगर वो अपने शेप में मेंटेन रहेगा, तो कपड़े के रेशो में घुस ही नहीं पाएगा पानी, और आपके कपड़ों को ढंग से धो ही नहीं पाएगा। ओके, वो जितनी भी गंदगी के रेशो के बीच में वो बाहर नहीं ला पाएगा। ओके, तो हमें उसकी सरफेस टेंशन घटानी होती है ताकि वो अपने शेप में नहीं रह पाए और वेटेबिलिटी आ जाए, या वो कपड़ों के अंदर पहुंच जाए। वो तभी पहुंचेगा जब एडेसिव फोर्स कंपैरेटिवली कोहेसिव से ज्यादा होंगे। इसीलिए हम डिटर्जेंट वगैरह सर्फ वगैरह मिलाते हैं उसमें। ओके, गर्म करते पानी को, गर्म पानी में कपड़े धो, ज्यादा आसानी से धुलते हैं। सर बहुत कपड़े धो रहे हो आजकल, अरे बच्चों मतलब पढ़ाए गए। ओके, हेलो, भगवान सर आपको हाँ थोड़ी सी हिम्मत दे। हाँ, तो पानी गर्म करने से बच्चों सरफेस टेंशन घटती है, आपको बहुत अच्छे से पता है। और सरफेस टेंशन घटती है तो वो रेशो के अंदर घुस जाता है, क्यों, अपनी शेप छोड़ देता है, एडेसिव फोर्स कंपैरेटिवली ज्यादा होने लगते हैं। और एडेसिव फोर्स ज्यादा होना बहुत जरूरी है अगर आपको कपड़े बहुत अच्छे से साफ करने। तो सर हमें तो नहीं करना, हम तो आप चलो समझ गए। चलो तो सर समझ में आया। अब इधर देखो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है और कैसे कॉन्टैक्ट फोर्स से वेटेबिलिटी डिफाइंड होती है, बताता हूं। कॉन्टैक्ट फोर्स होता है बच्चों लिक्विड पर टेंजेंट, जहां कॉन्टैक्ट पॉइंट है, जहां पे टच में है लिक्विड,
वहां पर लिक्विड की सरफेस पे टेंजेंट, टेंजेंट ऑन लिक्विड सरफेस, टेंजेंट ऑन लिक्विड सरफेस। हेलो बेटा समझ में आ रहा है क्या? टेंजेंट ऑन लिक्विड सरफेस और सॉलिड लिक्विड के बीच का जो कॉमन कॉन्टेक्ट सरफेस है उनके बीच का एंगल, दिस इज कॉन्टेक्ट एंगल। सॉलिड लिक्विड का कॉमन सरफेस, बाहर वाला नहीं, करा जाओगे सर ये ना सॉलिड नहीं, सॉलिड लिक्विड का कॉमन कॉन्टेक्ट सरफेस और लिक्विड पर टेंजेंट के बीच का एंगल, दिस इज कॉमन सरफेस, कॉमन सरफेस, कॉमन कॉन्टेक्ट सरफेस यू समझ लो, या कॉन्टेक्ट सरफेस। तो दोनों की जो कॉमन कॉन्टेक्ट सरफेस है और लिक्विड पर टेंजेंट के बीच में एंगल, दैट इज कॉल्ड कॉन्टेक्ट एंगल, दिस इज कॉन्टेक्ट एंगल। हेलो दिस इज कॉन्टेक्ट एंगल। ये डेफिनेशन नहीं लिखा रहा हूं और ना कोहेसिव एडेसिव फोर्स की हिसाब किताब लिखा रहा हूं, समझ गए? कोहेसिव सेम के बीच में और एडेसिव डिफरेंट मटेरियल के मॉलिक्यूल के बीच में, खत्म। अब लिखने की जरूरत नहीं है, अपने आप लिख लेना। ओके हेलो लिखा है किताबों में पढ़ लेना। ओके बच्चों, हाँ अब इधर आ जाओ, नोट्स भेज दूंगा बच्चों, नोट्स है ना। हाँ यहाँ पे बताओ, ये तो मैं बोल दूं ये देखो फिर से लिक्विड पे टेंजेंट और ये रहा सरफेस, तो मैं बोल दूं ये हो गया कॉन्टैक्ट एंगल। हेलो क्लियर है क्या? गलत है? यस सर। क्या बोला था मैंने, क्या होता है कॉन्टैक्ट एंगल? क्या होता है कॉन्टैक्ट एंगल बताओ? लिक्विड पे टेंजेंट। सर ये लिक्विड पे टेंजेंट ही तो है। हाँ बिल्कुल है, तो लिक्विड पे टेंजेंट, लेकिन ये वाली क्या कॉमन सरफेस है दोनों की? यहाँ पे सॉलिड लिक्विड की कॉमन सरफेस है क्या है? तो फिर तुमने तो ऐसा बोल दिया, ये भी कॉमन सरफेस, तो दिस इज द कॉन्टैक्ट एंगल। हेलो ओके बोल मेरे बच्चे, तो ये कॉन्टैक्ट एंगल होगा। यस सर। तो ध्यान रखना बच्चों, जल्दी जल्दी मार कुछ मत बोलो, ठीक सर? तो बोल दो बच्चों दिस इज कॉन्टैक्ट एंगल। मैं बोल दूं पहले एग्जांपल में एक्यूट है कॉन्टैक्ट एंगल। लो हाँ, और दूसरे में बोल मेरे बच्चे, ऑब्ट्यूस। तो पहले में एक्यूट कॉन्टैक्ट एंगल है, दूसरे में ऑब्ट्यूस। तो मतलब जब एक्यूट कॉन्टैक्ट एंगल कब होगा? जब लिक्विड फैल जाएगा सरफेस पे। तो मतलब बच्चों एक्यूट में लिक्विड सरफेस पे फैल जाता है, लिक्विड सरफेस पे फैल जाता है, सॉलिड सरफेस पे फैल जाता है। जब कॉन्टैक्ट एंगल सॉलिड लिक्विड के बीच में एक्यूट होगा तो मतलब लिक्विड सॉलिड सरफेस पे फैल जाएगा, सॉलिड सरफेस पे फैल जाएगा, पर फैल जाएगा, इसको बोलते हैं गीला कर देगा उसको, फैल जाएगा। तो वो तो लिक्विड सॉलिड को गीला कर देता है, फैल जाएगा। लो तो ऐसे लिक्विड वेटेबल है, जो जिन सॉलिड लिक्विड के बीच में कॉन्टैक्ट एंगल एक्यूट होता है वो वेटेबल लिक्विड होता है, मतलब उसको गीला कर देंगे। जैसे कांच पे पानी डुल जाता है आपकी डाइनिंग टेबल पे, तो फैल जाता है क्योंकि कांच और पानी के बीच में कॉन्टैक्ट एंगल एक्यूट होता है। हेलो यस समझ गए? हाँ तो फैल जाएगा। ओके हाँ अच्छा, जहां पर थीटा ग्रेटर देन 90 होगा लिक्विड सॉलिड सरफेस पे, सॉलिड सरफेस पर नहीं फैलेगा। हेलो नहीं फैलेगा। ओके अपनी शेप में रहेगा, अपनी शेप में रहेगा, अपनी शेप में रहेगा। हेलो अब अगर आप चाहते हो नहीं फैला है तो फिर आप इसका सरफेस टेंशन घटाओ, उससे कॉन्टैक्ट एंगल घटेगा। सर कैसे घटेगा मैं बता रहा हूं, एक मिनट। हाँ बच्चों तो ये समझ में आ गई? अच्छा सुनो, कुछ कॉन्टैक्ट एंगल आपको पता होना चाहिए, जैसे नॉर्मल वाटर, इधर देखो, ग्लास और नॉर्मल वाटर के बीच में बोलो कितना होता है? हेलो बोलो, ग्लास नॉर्मल वाटर के बीच में कॉन्टैक्ट एंगल होता है बच्चों 8 डिग्री। कितना होता है? 8 डिग्री। और डिस्टिल वाटर और ग्लास के बीच में, प्योर वाटर डिस्टिल वाटर और ग्लास के बीच में बोलो, हेलो डिस्टिल वाटर, हेलो बोलो कितना होगा? ये नॉर्मल वाटर, हाँ 0 डिग्री। कितना होता है इनके बीच में? 0 डिग्री। आपने शायद सुना भी होगा वाटर ग्लास का 0 डिग्री होता है कॉन्टैक्ट एंगल। अरे सुना क्या? हेलो चलो आप सुन लिया?
इसीलिए ये वाटर ग्लास में फैल जाता है। अच्छा, ग्लास मरकरी के बीच में बोलो, हेलो, ग्लास मरकरी बोलो, ग्लास मरकरी का कॉन्टैक्ट एंगल कितना होता है? 135। कितना होता है बच्चों? 135। और सिल्वर ग्लास के बीच का एंगल कितना होता है? सिल्वर वाटर, हेलो, सिल्वर वाटर, ये काम का जो काम क्यों दिखा रहा हूं, वाटर। तो बोलो ए थीटा बराबर 90 डिग्री, सिल्वर वाटर थीटा बराबर 90। चलो ये छोड़ दो, रहने दो, अपना तो ये काम रखो। ए मरकरी और वाटर ग्लास, ग्लास मरकरी और वाटर ग्लास का ध्यान रखो, ये 135 होता है। एक ऑब्ट्यूज ध्यान रखो, एक एक्यूट। तो बताओ ये वाटर ग्लास को भिगोएगा या नहीं भिगोएगा? बिल्कुल भिगोएगा, फैल जाएगा। मरकरी फैलेगी या नहीं फैलेगी? नहीं फैलेगी, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, हेलो, चलो Yes, sir. अब आ जाओ। अब इधर देखते हैं कॉन्टैक्ट एंगल से कैपिलरी एक्शन कैसे डिफाइंड होता है, वो देखते हैं। और उसके बाद देखते हैं कि सरफेस कैसी नजर आएगी, ये सारी बातें देखते हैं। हटा दो इसको, फिर अपन देखेंगे कोहेसिव एडहेसिव फोर्स से कैसे डिफाइंड होगी ये चीज। हेलो, चला आगे? हाँ, अब आ जाओ बच्चों, इधर देखना। हाँ, और देखो बच्चों, एक कैपिलरी एक्शन है ना, कैपिलरी एक्शन देखते हैं। कैपिलरी एक्शन देखो। अब कैपिलरी एक्शन क्या होता है? तो अब जैसे अपन ने कैपिलरी ट्यूब रख दी लिक्विड में, जैसे लिक्विड है अपना, ओके, ये वाटर ही ले लेते हैं अपन। चलो, इसमें कैपिलरी ट्यूब रख दी। जैसे आप वाटर के अंदर कैपिलरी ट्यूब रखोगे बच्चों, बोल दो बच्चों, क्या वाटर ऐसा रहेगा? अगर वाटर ऐसा रहा बच्चों, मान लो आपने बोल दिया नहीं सर ऐसे ही रहेगा। अच्छा, कैपिलरी ट्यूब की रेडियस बहुत छोटी ले रहे हैं अपन, ताकि अपने को नजर आए कैपिलरी एक्शन, ठीक है। अच्छा, आपने कभी सोचा जैसे पेड़ पौधों पे फल फ्रूट वगैरह लगते हैं, वो रसीले कैसे हो जाते हैं, या पेड़ पे पानी कैसे पहुंचता है ऊपर तक? कैपिलरी एक्शन से। कैसे पहुंचता है बच्चों? कैपिलरी एक्शन से। तो यही समझ लो, पेड़ के तने में यही होता है जो मैं बता रहा हूं। अब इधर देख, तो मैं बोल दूं बच्चों, अगर ऐसी सरफेस रही तो बता कॉन्टैक्ट एंगल कितना हो जाएगा? तो ये रही कॉमन सरफेस, यस, लिक्विड सॉलिड की कॉन्टैक्ट कॉमन सरफेस। और बोल दो बच्चों लिक्विड पे टेंजेंट, तो बोल दो ये एंगल 90 डिग्री हो रहा है, जबकि वाटर ग्लास के बीच में 90 तो नहीं होता है। अभी मैंने बताया आपको 0 डिग्री होता है। हेलो, हाँ, तो बोल दो बच्चों, अगर 0 डिग्री होता है तो ऐसी हो जाएगी सरफेस। देखो ये ऐसी, ये देखो पूरा हेमिस्फीयर बन जाएगा एग्जैक्टली। ये देखो, तो बोल दो ये टेंजेंट, ये देखो ये टेंजेंट भी इधर ही आएगी और कॉमन सरफेस भी यही होगी, तो 0 डिग्री हो गया। देखो ये टेंजेंट भी इधर और कॉमन सरफेस भी यही, तो 0 डिग्री हो गया क्या एंगल? फिर गलती, ये कॉमन सरफेस है क्या? ये वाली कॉमन सरफेस तो ये है, तो फिर ये तो 180 हो जाएगा। नहीं तो सर बताता हूं ऐसे। अब देखो, अब लिक्विड में टेंजेंट भी अंदर और कॉमन सरफेस भी अंदर, अब हुआ 0। पहले तो 180 हो गया था, लिक्विड पे टेंजेंट तो बाहर थी और कॉमन सरफेस अंदर थी, अभी 0 हो रहा है। ओके, तो ऐसी हो जाएगी मेनिस्कस। हेलो, तो पहले तो वो शेप ही पूछ रहा था, समझ में आया बच्चों? कॉन्टैक्ट एंगल बेटा, कॉन्टैक्ट एंगल अंदर टेंजेंट और कॉमन सरफेस, तो कॉमन सरफेस भी और टेंजेंट भी इधर है, तो एंगल 0 होगा। ओके, हेलो, बोल ही नहीं, बोलो बच्चों। अच्छा, अब ये तो हो गया सरफेस। अच्छा, बाहर भी थोड़ा थोड़ा ऐसे ही होगा, लेकिन बाहर इतना फर्क नहीं पड़ता। ओके, क्यों? हाँ, अब इधर सुनना। अब मैं बोल दूं बच्चों, इसकी वजह से बताओ, प्रेशर बाहर P0 है, यहाँ P0 है, यहाँ P0 है, क्योंकि ये सब एयर में घुल रहे हैं। और याद है लिक्विड में मैंने फ्लूइड में पढ़ाया था, जस्ट नीचे P0 ही होगा। अरे सरफेस के जस्ट नीचे, क्योंकि रो GH के हिसाब से बढ़ता है, आप बिल्कुल नीचे नहीं जाओगे, तो जस्ट P0 ही होगा। तो यहाँ पे P0, यहाँ P0, क्या यहाँ P0 होगा? नहीं, अगर सरफेस टेंशन के हिसाब से देखो तो स्लाइटली कम होगा। कितना? तो बोलो बच्चों, इस जगह प्रेशर ये A पॉइंट पे तो P0 होगा, लेकिन B पॉइंट पे P0 नहीं होगा। तो बोलो बच्चों, B पॉइंट पर P0 प्रेशर होगा बच्चों P0 माइनस 2T/R। सर क्यों? क्योंकि देखो इसकी जो भी कैपिलरी ट्यूब की रेडियस होगी,
ये वही स्फीयर की रेडियस होगी, क्योंकि याद है कॉन्टैक्ट एंगल 0 पे एग्जैक्टली हेमिस्फीयर बनेगा। हेलो, टेंजेंट अगर सीधी करनी है, ये 0 डिग्री कॉन्टैक्ट एंगल करना तो टेंजेंट डाउनवर्ड करनी है, ये कॉमन सरफेस के अलोंग करनी है। तो मैं बोलूं ये, और मैं बोलूं जो कैपिलरी ट्यूब की रेडियस और स्फीयर की रेडियस सेम हो जाएगी। इस हेमिस्फीयर की रेडियस, ये हेमिस्फीयर बनेगा एग्जैक्टली, तो मैं बोलूं ट्यूब की रेडियस के बराबर इसकी रेडियस होगी। हेलो, अच्छा अगर ये नॉर्मल वाटर होता, डिस्टिल वाटर नहीं होता, अगर डिस्टिल वाटर नहीं होता, नॉर्मल वाटर होता, तो मतलब जो 8 डिग्री कॉन्टैक्ट एंगल बनता, और 8 डिग्री बनता तो ऐसी दिखती वो सरफेस। हेलो, अब देखो, अब ये हेमिस्फीयर नहीं है बच्चों, एक स्फीयर का कुछ पार्ट है, स्फीयर तो यूं कंप्लीट होगा, अभी आगे और जाना था। तो हेलो, बोल ही नहीं रहा, कुछ समझ आ रही है आपको? हेलो, ये देखो, ये स्फीयर का एक पार्ट है, लेकिन हाँ स्फीयर नहीं है, हेमिस्फीयर नहीं है, तो मैं तो यहाँ 8 डिग्री कॉन्टैक्ट एंगल होगा। हेलो, और 8 डिग्री होगा तो जो कैपिलरी ट्यूब की रेडियस है वो ये होगी, इसकी आधी। ये ट्यूब की ये पूरी डायमीटर, तो मैं तो ये कैपिलरी ट्यूब की रेडियस है, और स्फीयर की रेडियस इसका टेंजेंट का परपेंडिकुलर यहाँ होगी। हेलो यार, और ये एंगल अगर 8 डिग्री है दोनों के बीच में, तो इसके और इसके बीच में एंगल 8 डिग्री होगा। हेलो, और वो तो बच्चों आर और आर में रिलेशन क्या आ जाएगा, आर कोस थीटा, ये जो भी कॉन्टैक्ट एंगल है बच्चों, अभी 8 डिग्री है, कभी कुछ होगा, तो मतलब ये अगर एंगल थीटा है तो इसका परपेंडिकुलर ये और इसका ये भी थीटा होगा, और वो बच्चों आर कोस थीटा इज इक्वल टू स्मॉल आर। हेलो, बोल मेरे बच्चे, हेलो, तो बच्चों जनरलाइज तो ये हो गया रेडियस में रिलेशन, पर अभी मेरे दोनों सेम आ रही है, ठीक है। चलो, तू तो ये देख कि बी पॉइंट पर प्रेशर घट गया, क्योंकि ऊपर क्या बनी है, तो मैं बोलूं कांटेक्ट एंगल की डेफिनेशन से मैंने वाटर लिक्विड, वाटर और ग्लास की सरफेस बनाई, तो वो ऐसी ऊपर की तरफ क्या बन गई, और ऊपर की तरफ क्या बनते ही वो तो अंदर प्रेशर घट गया एटमॉस्फेयर से, तो वो तो यहाँ पे कम हो गया। क्या ऐसा हो सकता है लिक्विड की सेम सरफेस पे प्रेशर अलग अलग आ जाए? ए और बी पर प्रेशर अलग तो आ ही नहीं सकता, ए और बी पर प्रेशर अलग तो आ ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं तो लिक्विड की जो बात है, नॉन एक्सेलरेटेड लिक्विड है, तो बोलो यहां पर अगर एक सिलेंडर बनाऊंगा तो दोनों जगह प्रेशर सेम होगा, ऐसा कैसे हो सकता है सर? सरफेस टेंशन के लिए प्रेशर कम होगा और लिक्विड कह रहा है या फ्लूइड कह रही है प्रेशर सेम होगा। सर अब क्या करें? अब कुछ नहीं कर रही है, सरफेस टेंशन इसको ऊपर खींच के ले जाएगी लिक्विड को दम करते हुए, और तब तक ले जाती रहेगी जब तक बी पे प्रेशर ए के बराबर ना आ जाए, पी नोट ना आ जाए। तो ये देखो, ऊपर देखो, सरफेस टेंशन ऊपर खींचेगी और तब तक ऊपर ले जाती रहेगी इसको, जब तक लिक्विड की हाइट बढ़ते बढ़ते इतनी ना हो जाए कि बी और ए का प्रेशर सेम हो जाए। तो अल्टीमेटली बी और ए का प्रेशर सेम होगा, ये बी पॉइंट और ये ए पॉइंट, बोथ प्रेशर विल बी इक्वल। लो, और मैं बोलूं बच्चों ये सी पॉइंट, जो प्रेशर कम था वो यहां गया, तो मैं बोलूं पी नोट, तो सी का प्रेशर कितना हो जाएगा? पी सी बराबर मैं बोलूं पी नोट माइनस 2t बाई आर, ये जस्ट अंडर कम, और ये जो कमी आई वो रोजी एच पूरी कर देगा। लो, ये एच हाइट पूरी कर देगी, समझ गए क्या? ये होता है कैपिलरी राइज। तो मैं बोलूं लिक्विड इसलिए राइज करा क्योंकि बी पर प्रेशर पी नोट लाना था, और जो 2t बाई आर कमी आई उसको रोजी एच वापस कंप्लीट करके पी नोट बना देगा। तो समझ में लिक्विड को ऊंचा उठना ही था, अगर वो ऊपर नहीं उठता तो बताओ यहाँ पे पी नोट प्रेशर कैसे होता बी पे? तो मैं बोलूं बच्चों ये प्रेशर एट बी अब क्या हो जाएगा? हेलो, हाँ बोलो, प्रेशर एट बी क्या हो जाएगा? तो बोलो बच्चों प्रेशर एट बी विल बी प्रेशर एट सी, जो भी सी पे प्रेशर है प्लस रोजी एच अकॉर्डिंग टू फ्लूइड। याद है डेप्थ पे जाने पर प्रेशर रोजी एच बढ़ता है लिक्विड में, तो मैं बोलूं सी का प्रेशर प्लस रोजी एच, दिस वुड बी द प्रेशर एट बी एंड इट शुड बी पी नोट, और ये है पी नोट माइनस, तो मैं बोलूं बी पे प्रेशर पी नोट आ जाना चाहिए, क्योंकि देखो ए पे भी पी नोट है। हेलो, ए पे पी नोट है तो बी पे भी पी नोट आके ही रहेगा, जब तक नहीं आएगा लिक्विड ऊपर उठता रहेगा। ओके, तो यह पी नोट इज इक्वल टू सी का प्रेशर, तो अकॉर्डिंग टू सरफेस टेंशन 2t बाई आर कम है एटमॉस्फेयर से, प्लस रो जी एच। और बच्चों ये जो आर है ये क्या है बताओ? तो मैं बोलूं बच्चों ये इसकी रेडियस है, किसकी? स्फीयर की। हेलो, ये स्फीयर की रेडियस है, ये स्फीयर की रेडियस है इसकी, जो भी होगी, क्योंकि याद है सर। हेलो,
क्लियर है क्या मेरे बच्चे? हाँ, अब आ जाओ। तो ये कितना आ जाएगा? हाँ, अभी अपन दोनों को इक्वल मान के काम कर रहे हैं। हाँ, तो कितना आ जाएगा बोलो? तो बोल दो जीरो एंगल के लिए, तो मैं बोल दू ये पी नोट से पी नोट गया, तो 2t बाई आर इज इक्वल टू बच्चों रो जी एच। हेलो, तो एच हाइट ऑफ कैपिलरी, हाइट इन कैपिलरी ट्यूब कितनी आ जाएगी? बोल दो 2t अपॉन बोलो रो जी आर। हेलो, बोलो मेरे बच्चे। बोलो। पक्का? ये दोनों आर इक्वल हो तब का फॉर्मूला है। तो ये कैपिलरी राइज का फॉर्मूला हो गया, हाइट इन कैपिलरी ट्यूब। ओके, बोल मेरे बच्चे। अच्छा, ये रेडियस वैसा होती कौन सी है? तो मैं बोलूं बच्चों इस स्फीयर की रेडियस, क्योंकि याद है ये कोई भी कर्वेचर होती है तो बाहर प्रेशर पी नॉट है, अंदर पी नॉट माइनस 2t बाई आर, तो वो आर रेडियस इसी की तो होगी स्फीयर की। कैपिलरी ट्यूब से मुझे क्या मतलब है? कोई भी केव बनती है तो उस केव की रेडियस होती ना। हेलो, उतना प्रेशर एक्सेस होता है केव की तरफ, तो वो ऊपर प्रेशर से नीचे प्रेशर कम होगा, ऊपर ज्यादा होगा, तो वो नीचे कम कितना होगा? 2t बाई आर। तो मैं अभी तो एंगल जीरो था तो कैपिटल आर और स्मॉल आर इक्वल हो गई, तो मैंने यहां ये रख दिया। बाकी अगर कॉन्टेक्ट एंगल थीटा है, फॉर थीटा कॉन्टेक्ट एंगल, यार अब आप जनरलाइज फॉर्मूला फॉर थीटा कॉन्टेक्ट एंगल, थीटा कॉन्टेक्ट एंगल के लिए डेरिवेशन कर रहा हूं, तो जब कॉन्टेक्ट एंगल थीटा होगा तो मैं कैपिलरी ट्यूब की रेडियस और ये दोनों डिफरेंट चीजें बन जाएगी। हेलो, ये तो कैपिलरी ट्यूब की रेडियस है, लेकिन ये दोनों अलग अलग हो जाएगी बच्चों। कैपिलरी ट्यूब की रेडियस और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग हो जाएगी। तो हमने जनरलाइज फार्मूला डिराइव कर रहा हूं, कोई लिक्विड है और उसका कॉन्टेक्ट एंगल थीटा और थीटा लेस देन 90 है, तभी तो मेनिस्कस एसी बन के ऊपर उठेगा। थीटा लेस देन 90 है तो लिक्विड ऊपर उठता है, क्यों? क्योंकि फिर वो कर्वेचर ऐसी बनती है। ओके, हाँ, अब अगर ये जनरलाइज फॉर्मूला है तो अब ये वाला हिसाब हो गया। तो वो तो रेडियस अलग हो गई स्फीयर की और कैपिलरी ट्यूब की आर अलग हो गई, और उनमें रिलेशन ये बता रखा मैंने, ये रहा। हेलो बेटा, ये डायग्राम ध्यान रखो, समझ में आ रही है कुछ? है हेलो, बोल मेरे बच्चे। तो मैं बोल दूं अब आ जाओ, तो अब यहां आएगा बच्चों किसकी रेडियस? इस स्फीयर की रेडियस। हेलो, बोले ना, नॉट कैपिलरी की रेडियस। कैपिलरी की रेडियस का मतलब ही नहीं था, एक्सेस प्रेशर जो होगा बच्चों उसमें रेडियस स्फीयर की काम आती है, तो ये ऐसा। और रो तो बच्चों आ जाएगा पीसी बराबर पी नॉट माइनस 2t बाई आर। ओके, अब मैं बोलता बच्चों ये सारा कैपिटल आर हो गया। हेलो, वो तो ये आता है, एक्चुअल में फॉर्मूला ये होता है, where r is radius of curvature of that spherical surface। अब मेरे पास तो कैपिलरी ट्यूब की रेडियस दी हुई होती है एग्जाम में, तो अब इससे r स्मॉल r की टर्म्स में रखूं तो ये वाला रिलेशन यूज करो। हेलो, ये रिलेशन यूजिंग दिस, हेलो, r cos थीटा बराबर स्मॉल r, तो रखो इसको। चलो इस रिलेशन को यूज करते हैं, तो बोलो क्या आ जाएगा फिर? तो जैसे इस रिलेशन को यूज करेंगे तो बोलो कैपिटल आर कितना आ जाएगा? तो बोलो आर अपॉन कोस थीटा, तो आर अपॉन कोस थीटा रखो यार, तो कितना आ जाएगा बोलो? तो बोलो हाइट ऑफ कैपिलरी ट्यूब, हाइट इन कैपिलरी ट्यूब इज इक्वल टू रो जी, और कैपिटल आर की वैल्यू रखो स्मॉल आर अपॉन कोस थीटा, और मुझे कैपिलरी ट्यूब की रेडियस दी हुई होती तो ये कोस थीटा ऊपर गया, तो बोलो दिस इज 2t कोस थीटा अपॉन रो जी आर। ओके बच्चों, दिस इज द हाइट इन कैपिलरी ट्यूब। ओके, हेलो, क्लियर है बच्चों? करो, नोट करो, ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। तो कॉन्टेक्ट एंगल अब जीरो, अच्छा सर कॉन्टेक्ट एंगल जीरो वाला फॉर्मूला बनाओ जो पहले बना, तो इसी में थीटा जीरो रख दो तो cos जीरो 1 हो जाएगा। देखो बन गया पहले वाला 2t बाई रो जी आर। तो होता है एक स्पेशल केस है, अगर कॉन्टेक्ट एंगल जीरो जैसे वाटर ग्लास का होता है, तो कॉन्टेक्ट एंगल जीरो होते ही कैपिलरी ट्यूब की रेडियस स्फीयर की हो जाती है, क्यों? क्योंकि हेमिस्फीयर बन जाता है। ओके, करो, नोट करो।
इसमें जेगर्स मेथड इधर देखो, इसमें ये देखो आर उधर ले जाओ, तो बोल दो बच्चों एच आर बराबर एच आर बराबर आर उधर ले गया, तो बोल दो 2t cos थीटा अपॉन रो जी। क्या बोल दो, एक लिक्विड के लिए सब चीजें कांस्टेंट है। अगर अपन एक प्लेनेट पे खड़े हैं, जैसे अर्थ पे खड़ा हूं, तो बोल दो अर्थ की ग्रेविटी फिक्स, लिक्विड की डेंसिटी फिक्स। आप अगर अलग अलग कैपिलरी ट्यूब डालोगे, अलग अलग रेडियस की, जैसे मैंने 3-4 कैपिलरी ट्यूब डाल दी, कोई कम रेडियस की कोई ज्यादा रेडियस की, तो मैं बोलूं ना तो लिक्विड की डेंसिटी बदलनी है, ना जी बदलना है, ना सरफेस टेंशन बदलना है, तो बोलूं लिक्विड की प्रॉपर्टी बदलनी नहीं है, जी बदलना नहीं है, तो ये सब चीजें कांस्टेंट हो गई और कांटेक्ट एंगल बदलना नहीं है। तो सेम लिक्विड में अलग अलग रेडियस की कैपिलरी ट्यूब डालते हैं, तो हाइट और रेडियस, तो रेडियस बदलोगे तो हाइट बदलेगी, लेकिन बाकी सब चीजें कांस्टेंट रहेगी। तो बोल दो एक साइंटिस्ट है, उसने बोला कि एच और आर का मल्टीप्लिकेशन फॉर सेम लिक्विड कांस्टेंट होता है। आप जितनी भी कैपिलरी ट्यूब डालोगे उन सब में जो लिक्विड की हाइट होगी वो कैपिलरी ट्यूब की रेडियस पे डिपेंड करेगी बस, और किसी पे नहीं, क्योंकि सेम लिक्विड है, तो लिक्विड की डेंसिटी और सरफेस टेंशन सेम है। तो बोल दो अलग अलग रेडियस की ट्यूब डालने से हाइट अलग अलग आएगी, बट मैं बोल दो बच्चों वो कांस्टेंट होगी दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो बोल दो अगर आधी रेडियस की कैपिलरी ट्यूब डालोगे तो लिक्विड डबल हाइट तक चलेगा। हेलो, तो बोल दो ग्राफ ऐसा बनता है, तो जितनी रेडियस बढ़ाओगे उतनी हाइट घटेगी, तो ऐसा ग्राफ बनता है एच और आर में। हेलो, एच और आर में ऐसा ग्राफ बनता है बच्चों, जितनी हाइट बढ़ाओगे उतनी जितनी रेडियस बढ़ाओगे उतनी हाइट घटेगी, और बोल दो रेडियस 0, जितनी छोटी रेडियस करोगे उतनी हाइट ज्यादा होगी। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये देखो ये रहा। तो बोल दो बच्चों हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, आप आर घटाइए मस्त हाइट बढ़ेगी, तो जितनी पतली कैपिलरी ट्यूब होगी उतना राइज ज्यादा होगा। हेलो, आप अपने पेन की रिफिल डालो, ज्यादा हाइट तक लिक्विड चढ़ेगा, और अगर आप वो डालते हो क्या नाम इसका स्ट्रो, तो कम हाइट तक चढ़ेगा। ओके, दिस इज द कैपिलरी एक्शन। हेलो, करो फटाफट नोट, जल्दी कर बच्चे, हटा दो। हेलो, अरे समझ में आ गया क्या? हाँ चलो, इधर देख, हाइट ऑफ लिक्विड, ध्यान से देख, हाइट ऑफ लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब, of radius 4 mm is 10 centimeter. Then height in tube of radius 2 mm will be, बोलो 2 mm की ले लूंगा तो कितनी हाइट होगी? तो बोलो हाइट आधी तो रेडियस 2 mm रेडियस की लूं तो कितनी होगी? तो बोलो रेडियस आधी तो हाइट डबल। हेलो, h1r1 इज इक्वल टू h2r2, क्योंकि लिक्विड सेम है, और अपन बात भी अर्थ पे ही कर रहे हैं, प्लेनेट भी चेंज नहीं कर रहा, h1r1 बराबर h2r2। तो बोलो बच्चों पहले हाइट थी 10 सेंटीमीटर, इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है, और ये थी 4 mm, पहले hr बराबर नई हाइट h2, और r आधा हो गया, देखो डायरेक्ट ही बोल दो ना, r आधा हो गया तो हाइट डबल। हेलो, तो बोल दो हाइट आगे जाएगी बच्चों 20 सेंटीमीटर, तो बोल दो मच्छर बात है, तो हेलो डबल हाइट पर लिक्विड चलेगा। बोलो बच्चों, तो डबल हाइट तक लिक्विड चलेगा, तो बोल दो रेडियस आधी होते हाइट डबल हो जाएगी, खत्म, रेडियस 1/4 होते हाइट 4 टाइम्स हो जाएगी, मच्छर। ओके, बोलना रे। अच्छा, ये तो हो गया बच्चों जब सेम लिक्विड की बात करूं और सेम प्लेनेट पे। अब कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं, अच्छा इधर देखो कि लेंथ इनसफिशिएंट दे देते, इधर देख ये दे देंगे, ये लिक्विड है, वही लिक्विड, अब उसमें ये लिक्विड है, ये पानी भरा है, जो भी वाटर लिक्विड है, और ये कैपिलरी ट्यूब है जिसकी रेडियस बच्चों है आर, कितनी है आर, और इसमें लिक्विड चढ़ गया बच्चों 10 सेंटीमीटर तक, कहां तक चढ़ा 10 सेंटीमीटर, और ये हाइट है बच्चों 12 सेंटीमीटर, जो कैपिलरी ट्यूब है वो 12 सेंटीमीटर लंबी है, मतलब उसका बाहर वाला हिस्सा 12 सेंटीमीटर है, जितना डुबो है उसके बाहर 12 था, उसमें से 10 तक हाइट लिक्विड चढ़ गया। अब इसी कैपिलरी ट्यूब को ऐसे ही डुबो, रेडियस आधी कर दूं,
बस वही 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 सब कुछ डुबोने का तरीका वगैरह सब वही, बस रेडियस आधी कर दी। बोलो रेडियस आधी कर दी r/2। अब क्या होगा बच्चों, रेडियस आधी कर दी r/2। बोलो अब क्या होगा। तो बोलो अब वैसे तो लिक्विड 20 सेंटीमीटर तक चढ़ना है। हेलो अब एक तरीका सुनो, अब वो 20 तक भागे और फाउंटेन बन जाए। इधर देख, तो 4 ऑप्शन ऐसे होते हैं कि 20 तक चढ़ने के लिए फाउंटेन बन के उछल के बाहर गिरेगा, या ऊपर वाली सरफेस तक जाकर ऊपर फैल के अपनी रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज करके वहीं तक मेंटेन हो जाएगा। ऐसे करके 4 ऑप्शन होते हैं। तो बच्चों फाउंटेन नहीं बनता, तो सर क्यों नहीं बनता बताता हूं। वो क्या करता है बच्चों, हाइट तक आके अपनी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो थी, जिसकी वजह से ये वैल्यू आ रही थी r, उस r को बच्चों उस r को बढ़ा लेता है, तो अपना हाइट कम आ जाएगी। वो r बढ़ा लेता है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो बच्चों ऐसी बन रही थी पहले यहां पे, जैसे मान लो रेडियस ऑफ कर्वेचर बन रही थी मान लो इसके 8 mm, तो वो घटा के बच्चों उसको वो बढ़ा के ऐसे सरफेस प्लेट हो जाएगी, क्योंकि पानी ऊपर चढ़ेगा सरफेस प्लेट हो जाएगी। तो वो 8 से 20 mm हो जाएगी। तो वो जैसे ये बढ़ जाएगी तो अपने आप हाइट कम आ जाएगी। तो 12 के लिए जितनी रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए उतनी बन जाएगी। हेलो, तो ये अपनी रेडियस ऑफ कर्वेचर को वेरी कर लेता है, तो वो ओवरफ्लो नहीं होता है। ओके, तो ध्यान रखना कभी भी इनसफिशिएंट लेंथ की ट्यूब हो, जिसमें जितनी हाइट चाहिए उससे कम की ट्यूब हो, तो वहीं जाके मेंटेन हो जाता है, क्योंकि वो अपनी कर्वेचर बदल लेता है, थोड़ी सी फ्लैट कर लेता है कर्वेचर को, और फ्लैट करते ही आर बढ़ जाती नीचे। याद है ये तो कैपिलरी ट्यूब, याद है r/y cos का कैपिटल R था। तो वो तो ये चीज वेरी कर जाती है, मतलब वो अपने कांटेक्ट एंगल को डिस्टर्ब कर लेता है, क्योंकि वो नीचे से दम ज्यादा लग रहा होता है। तो बच्चों कांटेक्ट एंगल मेंटेन कोहेसिव एडहेसिव फोर्स से ही होता है, तो वो कोहेसिव एडहेसिव फोर्स ही चेंज हो जाते हैं ड्यू टू एक्स्ट्रा फोर्स। हेलो बोलो बच्चों, क्लियर है क्या। तो ध्यान रखना कभी ओवरफ्लो नहीं होगा, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखो। ओके सर, तो सर समझ गए। तो इनसफिशिएंट लेंथ होगी तो उस लेंथ तक जाके फैल जाएगा, बट ओवरफ्लो नहीं होगा। ओके चलो आगे, इधर देखो, हाँ आगे देख, हाँ अब सुनना, अगर एक कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड की हाइट 10 सेंटीमीटर है, इन्हें कैपिलरी ट्यूब, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, then on earth, then height at moon in same capillary, in same liquid with same capillary tube, with same tube will be सेम ट्यूब में सेम लिक्विड के साथ मून पर हाइट कितनी होगी, सरफेस टेंशन सेम ले लो, कांटेक्ट एंगल सेम ले लो, इनको वेरी मत करो। ओके सर, तो सेम लिक्विड और सेम ट्यूब के साथ कितनी हाइट होगी मून पर, तो बताओ वो क्या कहना चाहता है। वो ये कहना चाहते हैं बच्चों कि आप जी का वेरिएशन लो, तो अब थोड़ा जी का वेरिएशन देखते हैं। तो मतलब बच्चों हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी। अगर कैपिलरी ट्यूब की रेडियस नहीं बदल रहे हो और सरफेस टेंशन और कांटेक्ट एंगल नहीं बदल रहा, हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी। तो मतलब मून की ग्रेविटी थोड़ी कम होती है। हेलो हेलो हेलो, तो मतलब मून पर ज्यादा हाइट तक लिक्विड जाएगा। तो मतलब बच्चों हाइट एट अर्थ अपॉन हाइट एट, या मून ऊपर करो, ये निकाल दिया हाइट एट मून अपॉन हाइट एट अर्थ, तो जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो जी अर्थ जी मून, और आपको पता है जी मून जी अर्थ का बाई 6 होता है। तो मतलब बच्चों हाइट मून पे ज्यादा आएगी। हेलो, क्योंकि जी जितना जी कम होगा उतनी हाइट बढ़ेगी, तो ये बात तो है मून का जी कम है तो आज हाइट ज्यादा आएगी। तो मतलब हाइट एट मून, हेलो हाइट एट मून वुड बी, तो मतलब बच्चों 6 टाइम्स ऑफ हाइट एट अर्थ। बोलो हेलो, तो अर्थ मून पर हाइट 6 गुना आएगी, तो यहां 10 सेंटीमीटर है तो वहां 60 सेंटीमीटर आएगी, क्योंकि ग्रेविटी घट गई। ओके हाँ चलो करो फटाफट फास्ट, चले आगे। अब कई बार बच्चों एग्जैक्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दे दी जाती है, जैसे h इक्वल टू व्हाट, if radius of capillary tube, radius of capillary tube is r equal to 2 mm
कॉन्टैक्ट एंगल या सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड T बराबर 3 इंटू या 4 इंटू 10 की पावर -2, 4 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन पर मीटर। ओके, सरफेस टेंशन दे दी एंड कॉन्टैक्ट एंगल अब बच्चों 0 की जगह 60 डिग्री दे दिया, थीटा बराबर 60 डिग्री निकालो। अब देखो बच्चों एग्जैक्ट, अच्छा और डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो बराबर 1200 केजी या चलो 2000 केजी पर मीटर क्यूब। तो बोलते बच्चों अब थोड़ा सा जनरलाइज कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन दे दिया, तो हाइट बतानी है। तो बताओ इस कैपिलरी ट्यूब में क्या हाइट होगी जिसके डेटा सी है? लिक्विड की डेंसिटी दे दी, लिक्विड का सरफेस टेंशन दे दिया, रेडियस ऑफ ट्यूब दे दी और कॉन्टैक्ट एंगल 60 डिग्री दे दिया। तो बोलते ये जनरलाइज बात हो गई। इस बार कॉन्टैक्ट एंगल 0 भी नहीं है, तो कैपिलरी ट्यूब की रेडियस और आर अलग अलग होगा। तो आ जाओ, फॉर्मूला पता मेरे को तो h बराबर, मैं क्यों दिमाग लगाऊं, दिमाग क्लास में लगा दिया मैंने। 2t cos थीटा अपॉन रो जी और r, ये रेडियस ऑफ ट्यूब है। ओके, याद है वो कैपिटल R को r बाई cos थीटा लिखा था, तो इसमें कैपिलरी ट्यूब की रेडियस आ गई थी और हमारे को कैपिलरी ट्यूब की रेडियस दी है। आ जाओ वैल्यू रखो, तो 2 इंटू टी, टी की वैल्यू है 4 इंटू 10 की पावर -3 और cos 60 डिग्री कॉन्टैक्ट एंगल। ओके, और अपॉन रो, रो कितना है बच्चों 2000, 2 इंटू 10 की घात 3। हेलो, और ये हो गया रो, या 2000 ही लिख दो चलो। हाँ जी की वैल्यू, तो जी की वैल्यू अर्थ पे कुछ नहीं बोले तो अर्थ ले लो 10 और जी 10 दूंगा, 9.8 नहीं सर मैं 9.8 लेता हूं, बर्बाद होएगा। 2 इंटू 10 की घात -3 और ये -3 से ये गया और 2 2 4 से ये दोनों गए और ये 10 cos 60 के 1/2 से 2 गया। तो बोलो बच्चों ये 2 से 2 4 गए, ये cos 60 से ये गया और नीचे बच्चों क्या बचा, 10 बचा ना। हेलो, 10 बच गया ना नीचे, तो ये ऊपर जाके 10 की घात -4। तो बोलो हाइट 10 की घात -4 यानी कि 0.1 mm आई। 10 की घात -4 कितना होता है? 0.1 mm। हेलो, अरे ओके क्या? अरे देख लेना कैलकुलेशन, तू तो ये समझ मेरे को ये फॉर्मूला कैसे यूज करना पड़ता है। तो बोल दो बच्चों ये जनरलाइज फॉर्मूला, तो अगर ये नहीं याद है तो आपका क्वेश्चन अटक गया। आपको कैपिलरी ट्यूब में हाइट निकालनी और अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं तो बर्बाद हो गया। हेलो, तो ग्रेविटी से जोड़ देते हैं, तो इसमें ग्रेविटी प्लस सरफेस टेंशन 2 चैप्टर चेक हो जाता है। जैसे देखो वो बोलेगा अगर हम इक्वेटर से पोल पे जाए तो कैपिलरी ट्यूब में जो हाइट है लिक्विड की वो बढ़ेगी या घटेगी? इक्वेटर से पोल पे, तो बताओ अब देखो ग्रेविटी से जोड़ दिया, बोलो इक्वेटर से पोल पे जाओगे तो क्या होगा? बताओ पोल का जी ज्यादा होता है या इक्वेटर का? हाँ, पोल पे जी ज्यादा होगा। पोल पे जी ज्यादा होगा तो मतलब बच्चों इक्वेटर और पोल में पोल का जी ज्यादा होता है। याद है पोल पर ग्रेविटी क्योंकि अर्थ चकती होती है और रोटेशन का इफेक्ट भी नहीं होता पोल पे, तो पोल का जी ज्यादा होगा तो मतलब वो हाइट कम आएगी पोल पे। तो जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल पे जाएंगे तो बच्चों हाइट घटेगी कैपिलरी ट्यूब में क्योंकि ग्रेविटी, इफेक्टिव ग्रेविटी बढ़ जाएगी। ओके, अरे बोलो। हाँ, अच्छा तो सर बिल्कुल समझ में आ गया। अच्छा बताओ डीप माइन और हाई माउंटेन में कैपिलरी ट्यूब में हाइट का ज्यादा होगी? तो मतलब कांट से, क्योंकि दोनों जगह जी घटेगा सरफेस से, तो अब किसका ज्यादा घटेगा वो फिर हाइट और डेप्थ देगा तो पता कर सकता हूं मैं। अच्छा जितनी डेप्थ पे गया उसकी डबल हाइट पे जाऊं तो इक्वल आएगा, याद करो। नहीं, हाइट का डबल डेप्थ, जितनी हाइट पे गया उसका डबल डेप्थ। जैसे 5 किलोमीटर हाइट पे जाऊं और 10 किलोमीटर डेप्थ पे, तो दोनों में कैपिलरी हाइट सेम, कैपिलरी ट्यूब में हाइट सेम होगी। क्यों? क्योंकि 5 किलोमीटर हाई और 10 किलोमीटर डेप्थ पे जी सेम होता है। याद करो डी बराबर 2h। हेलो, डबल डेप्थ पे जाने पर जी सेम होता है। अरे बोलो, तो थोड़ा ग्रेविटी से जोड़ देंगे इसको। ओके, हेलो, तो सर सारी बात समझ में आ गई। अब एक टाइप के क्वेश्चन और बनते हैं बच्चों, कैपिलरी ट्यूब को तिरछा कर दो लिक्विड में। इस पे आजकल खूब क्वेश्चन पूछते हैं, कैपिलरी ट्यूब को तिरछा कर दे, तिरछा। ये देख, जैसे यहां यूं था, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। पहले हाइट थी 10 सेंटीमीटर, तो बोलो बच्चों जो लिक्विड की हाइट थी वही लेंथ है। दो अलग अलग बातें हैं, लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम। बच्चों देखो, दो अलग अलग बातें हैं, लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम और हाइट ऑफ लिक्विड, दोनों अलग अलग बातें हैं। सर कहां है? सेम है। सेम तो अभी है, देखो ये 10 सेंटीमीटर है, मान लिया अभी दोनों 10 सेंटीमीटर है।
लो लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम भी 10 है, ये आउटसाइड, और हाइट भी 10 है, हाइट भी 10 है और लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम भी 10 है। अगर अपन ट्यूब को तिरछा कर दे, वो ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, अगर ट्यूब को तिरछा कर दे बच्चों, कैपिलरी ट्यूब को तिरछा कर दे, यूं टिल्ट कर दे वर्टिकल से, वर्टिकल से टिल्ट कर दे, हेलो 30 डिग्री पे, वर्टिकल से 30 डिग्री पे मोड़ दिया मैंने, तो वो पूछते बताओ हाइट कितनी होगी। तो दो बातें पूछ सकते हो, लिक्विड की हाइट और लिक्विड की लेंथ, इन लेंथ ऑफ लिक्विड आउटसाइड द ट्यूब या आउटसाइड ट्यूब लेंथ ऑफ लिक्विड। तो दोनों अलग अलग बातें। अब सुनना, लिक्विड की हाइट नहीं बदलती है, याद रखो, याद रख लो, इतनी रामायण में नहीं कहूंगा। तो लिक्विड की हाइट सेम रहेगी बच्चों, लो तो लिक्विड की हाइट सेम रहेगी, हाइट रिमेन सेम, एच डैश बराबर एच बराबर 10 सेंटीमीटर। तो अगर वो पूछे बच्चों कि हाइट कितनी है सरफेस से लिक्विड की इस कैपिलरी ट्यूब में, तो 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर हाइट तक लिक्विड है। लेकिन क्या लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम वही रहेगी? क्या लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम इस बार 10 होगी? नहीं, इस बार लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम बढ़ गया, क्योंकि ये देखो ये ज्यादा होगा, हेलो दिस लेंथ वुड बी ग्रेटर, हेलो ये हाइट, तो बोल दो ट्राइंगल से निकाल लूंगा, हाइट 10 है, हेलो, और ये एंगल कितना है 30, या चलो इसको 60 ले लो, कैलकुलेशन घटाने के लिए 60 ले रहा हूं, 60 डिग्री। तो बोलो बच्चों ये एंगल 60 डिग्री हो गया, तो बोलो ये ट्राइंगल इधर बना रहा हूं, तो ये लेंथ हो गई L, ये हाइट हो गई 10, और ये हो गया बच्चों 60 डिग्री, हेलो। तो बोलो बच्चों L cos 60, अगर L निकालना है तो L cos 60 बराबर 10 सेंटीमीटर। तो बताओ L कितना आ जाएगा? तो 20 सेंटीमीटर। बोल मेरे बच्चे, तो 20 सेंटीमीटर ये लेंथ आ गई लिक्विड की, बोलो। अरे समझ में आ रहा है क्या? हेलो, अगर लिक्विड को अगर ट्यूब को तिरछा करते हो तो हाइट सेम रहती है, तो ट्यूब को तिरछा करने पर हाइट सेम रहती है। ट्यूब को तिरछा करने पर, झुकाने पर, तिरछा करने पर हाइट ऑफ लिक्विड सेम रहती है, हाइट फ्रॉम सरफेस सेम रहती है, हाइट फ्रॉम सरफेस सेम रहती है, ध्यान रखना ये है ना। बट लिक्विड कॉलम की लेंथ बदल जाती है, बट लिक्विड कॉलम की लेंथ बदल जाती है, लेंथ बढ़ जाती है। तो जैसे ही झुकाओगे तो लेंथ बढ़ जाएगी, क्योंकि हाइट वही रहेगी तो लेंथ नेचुरली बढ़ेगी, क्योंकि लेंथ का कंपोनेंट हाइट होगी, लेंथ का ये वाला कंपोनेंट हाइट होगी। ओके, हेलो, अब देखो इधर देख, एक लास्ट क्वेश्चन, इधर देखो, लास्ट टाइप का क्वेश्चन, हटा दो इसको। अब कई बार वो मास की बातें करते हैं, ट्यूब के अंदर मास लिक्विड का, तो इधर देखो, ये कैपिलरी ट्यूब है, ओके, और ये एक, इसको थोड़ा मोटी कर दो, और ये पतली ट्यूब है, ये ठीक है, ये रेडियस R है, ये चलो ये 2R है रेडियस, और ये R है, R/2 कर दो, है ना। अब सुनो, तो इसमें हाइट कम होगी, इसमें ज्यादा होगी, इनफैक्ट डबल होगी। हेलो, बोलो बच्चों, हाँ, इसमें मास कितना होगा लिक्विड का? तो बोल दो मास बराबर πr² इंटू h1, हेलो, और बोल दो बच्चों ये m1, और उसमें मास कितना होगा लिक्विड का ट्यूब में? तो बोल दो बच्चों πr2² h2, हेलो। बोलो, अच्छा, और बोल दो बच्चों अगर इसको भी r के टर्म्स में लिखूं तो इधर देखना, इधर देखो, तो बोल दो बच्चों मास का रेशियो कितना होगा दोनों में? तो बोल दो m2/m1, तो बोल दो पाई से पाई कट जाएंगे, डिवाइड करूंगा तो
तो बोल दो बच्चों R2 अपॉन R1 का स्क्वायर, हेलो, और इंटू R2 अपॉन R1 का स्क्वायर इंटू H2 बाई H1, और याद है H2 बाई H1 कितना हो जाएगा, तो बोल दो बच्चों कैपिलरी रिएक्शन से H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो बोल दो बच्चों M2 बाई M1 कितना आ जाएगा, तो बोल दो M2 बाई M1 इज इक्वल टू R2 बाई R1 का स्क्वायर इंटू H2 बाई H1 को लिख दो बच्चों R1 बाई R2 अगेन, हेलो, क्योंकि उल्टा रेशियो है देखो, तो H2 बाई H1 R1 बाई R2 होगा, तो R1 बाई R2 एक बार कट जाएगा, तो बोल दो बच्चों M2 बाई M1 इज इक्वल टू बच्चों R2 बाई R1, मतलब पता तुम्हारे को ए मास प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है, ए मास उसी कैपिलरी ट्यूब में ज्यादा होता है जिसकी रेडियस ज्यादा होती है, लो, तो कैपिलरी ट्यूब में कितना लिक्विड का मास चढ़ेगा, कितना मास कैपिलरी ट्यूब में चढ़ता है वो रेडियस के प्रोपोर्शनल होता है, जिसकी रेडियस ज्यादा उसमें मास ज्यादा, तो इसमें रेडियस आती है, कई बच्चे सोचते हैं इसमें लिक्विड का मास बढ़ गया क्योंकि हाइट बढ़ गई, बच्चों हाइट तो बड़ी पर एरिया स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो वो एरिया ज्यादा घट गया, हाइट डबल हुई एरिया 1/4 हो गया, देखो ना बच्चों हाइट डबल हुई एरिया 1/4 हो गया क्योंकि रेडियस आधी हो गई, और एरिया 1/4 होते ही हाइट डबल और एरिया 1/4, तो मैं बोलूं मास आधा आएगा क्योंकि वॉल्यूम आधा हो गया, बच्चों एरिया 1/4 और हाइट डबल, तो सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है, यहाँ पर डेंसिटी का मल्टीप्लाई नहीं करा है, वॉल्यूम में लिख दिया, ओके, तो डेंसिटी कट गई, तो मैं बोल दूं बच्चों हेलो, तो एरिया हाइट डबल एरिया 1/4, तो मैं बोल दूं मास आधा ही आएगा, तो रेडियस के प्रोपोर्शनल होता मास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि एक कैपिलरी ट्यूब आर रेडियस की थी, उसमें 100 ग्राम लिक्विड ऊपर चढ़ता है, तो अगर रेडियस डबल कर दूं तो कितना ग्राम लिक्विड होगा, 200 ग्राम, ओके, हाइट आधी हो जाएगी और लेकिन एरिया 4 गुना हो जाएगा, तो अपना मास डबल हो जाएगा, हेलो, तो मोटी ट्यूब में ज्यादा मास चढ़ते हैं, खत्म, Yes, sir. अरे बोलो बच्चों, तो सर बहुत अच्छे से समझ में आ गया मेरे को, आप चाहो तो इस फॉर्मूले पे से भी कर सकते थे, याद है H बराबर 2t cos थीटा बाय रो जी आर, ओके, तो आप यहां पे इससे भी सोच सकते थे, कैसे, तो आर उधर ले जाओ, हेलो, चलो अब टाइम हो रहा है, तुम्हारे समझ में आ गई क्या, आप घर पे सोचना उससे भी, मास की फॉर्म में लिख देना उसको, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम करके मास की फॉर्म में लिख देना, ये कर देना ना यार, आर बराबर 2t cos थीटा 2t cos थीटा अपॉन नीचे क्या था बोलो, बोलो रो जी एच, अब आप क्या करो पाई आर स्क्वायर इंटू वो कर दो, पाई दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, पाई कर दो, है ना, डेंसिटी कर दो और एच कर दो, तो अपने आप आपको पता पड़ जाएगा, हेलो, कर लोगे, Yes, sir. ट्राई करना, आपका मास का रिलेशन आ जाएगा और ये आएगा, हाइट गायब करना, मास का रिलेशन आ जाएगा, Yes. ये मास बराबर डेंसिटी पाई आर स्क्वायर एच, ये ले एच रख दे, तो एच रख दो 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर, बस ये होता है मास, ये ले मास का भी फॉर्मूला ही बना दिया, रो जी आर, सॉरी हाइट की वैल्यू रो जी आर से आ गया, ये मास का फॉर्मूला हो गया 2 रो पाई टी cos थीटा अपॉन कितना है ये, एक आर ऊपर रो जी इंटू, सॉरी डेंसिटी कट गई ना, हटा दे, तो अपॉन जी इंटू आर, खत्म, ये एक आर कटा एक आर, ये आर, बस m प्रोपोर्शनल टू आर, खत्म बच्चों, और एग्जैक्ट फॉर्मूला आ गया मास का, बस ये इतना मास होता है 2 पाई टी cos थीटा अपॉन जी इंटू आर, खत्म क्या बच्चे, h की वैल्यू रख दी, अरे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम में पाई आर स्क्वायर तो रहने दिया, h की वैल्यू रख दी, तो h की वैल्यू में एक आर नीचे आता है, वो कैंसिल हो गया, लो, अरे ये m बराबर, ये ले, ये m बराबर रो इंटू पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया मास, ये हो गया मास किसी कैपिलरी ट्यूब में, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यहाँ पे मेरे को आर में रिलेशन किया था क्योंकि कैपिलरी ट्यूब देते हैं मेरे को बार बार, तो एच की वैल्यू 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर लिख दी, ये एक आर कट गया बच्चों, ये डेंसिटी कट गई, बस, तो ये 2 पाई टी, ठीक है, cos थीटा, ये सब तो कांस्टेंट होता है लिक्विड के लिए, अपॉन जी, और मोदू ये इंटू आर आ गया, ये मास का एग्जैक्ट फॉर्मूला भी आ गया और आर के प्रोपोर्शनल होता है ये भी पता पड़ गया, अब यहां से सीधा यूज कर लिया, हेलो, ये लो, m इज प्रोपोर्शनल टू आर, बस अब ठीक है, या ज्यादा आसान,
m प्रोपोर्शनल टू r होता है और रेडियस डबल तो मास डबल, खत्म। रेडियस आधी तो मास आधा, इसमें मास आधा होगा, इसमें मास अगर m चढ़ा होगा तो इसमें m/2। ओके, हेलो, Yes, sir. ये बच्चों अपना ऑल अबाउट सरफेस टेंशन। अब अगर हाइफाई क्वेश्चन और टाइम मिलेगा तो देख लेंगे। ओके, ये सारा बेसिक खत्म हो गया। अब क्वेश्चन टू क्वेश्चन सोच वेरी करेगी बच्चों। बाय बाय, बाय बाय बच्चों, लेट हो गए।